नमस्कार। आप सभी का डी1 स्टडी पॉइंट में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इस चैनल पर सभी सब्जेक्ट की नियमित क्लासें चल रही है और आप लोग उनका लाभ उठा रहे हो। नियमित क्लासों में जैसे बायोलॉजी, ज्योग्राफी, सामाजिक, मैथ, केमिस्ट्री, फिजिक्स, इंग्लिश, हिंदी, इन सब की क्लासें चल रही हैं। अभी हम लोगों ने थोड़ा चेंज किया है कि अभी तक केवल हम लोग क्लासें चला रहे थे, वो केवल स्कूल की जैसे 10वीं, 11वीं और 12वीं क्लास है उन्हीं के लिए चला रहे थे। अब हम जो क्लासें आगे चलाएंगे, ये तो चलेगी ही साथ में, स्कूल वाली है ये तो साथ में चलेगी, लेकिन इनके अलावा और क्लासेस चलेगी, उसमें कंपटीशन की क्लासेस भी चलेगी। इसलिए आज अपना एक नया क्लास और एक नया टॉपिक जो आज हम प्रारंभ कर रहे हैं, किसके बारे में है? नीट और जेट। ठीक है, जैसे जो भी स्टूडेंट जेट की तैयारी कर रहे हैं, अभी फॉर्म भरे गए हैं जेट के, और जो अभी तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लासें अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्लासें हम जीरो से प्रारंभ करेंगे और अंत तक पूरा कंप्लीट आपको सिलेबस करवाया जाएगा। इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इन क्लासों का लाभ उठाएं। जेट की जितने भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं वो स्टूडेंट नियमित इन क्लासों को देखें, जिसमें आपको बायोलॉजी के कंप्लीट सिलेबस स्टार्ट से अंत तक करवाया जाएगा। और जो नीट की तैयारी कर रहे हैं, जो भी स्टूडेंट जो डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो इतना ज़्यादा आसान नहीं होता है, बहुत ज़्यादा कठिन होता है। क्योंकि जैसे 11वीं और 12वीं क्लास में आप लोग अध्ययन करते हो तो केवल आपके जो सिलेबस में बुक है केवल उसी का अध्ययन करते हो, उसके अलावा अध्ययन नहीं करते हो, या आपको जो भी टीचर पढ़ाते हैं वो भी आपको केवल उस बुक के बारे में ही अध्ययन करवाते हैं, जितना उस बुक में लिखा हुआ है उतना ही आपको बताते हैं। और ये सही भी है, क्योंकि इतना ज़्यादा लंबा सिलेबस है कि और ज़्यादा यदि आपको अधिक विस्तार से बताया जाए तो पूरा सिलेबस से वो नहीं हो पाता है। इसलिए जो भी कंपटीशन जैसे मान लो नीट या जेट है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो उनकी पूर्ण रूप से तैयारी नहीं हो पाती है। केवल आप लोग उसी में ध्यान देते हो कि 12वीं क्लास में मेरे को इतने परसेंटेज बढ़ाने हैं, 90% बढ़ाने, उससे ज़्यादा बढ़ाने हैं। लेकिन आज का समय ऐसा समय है जिसमें परसेंटेज किसी भी प्रकार से मायने नहीं रखते, कोई मतलब नहीं है। यदि आपके 95% है और यदि आपका नीट में सिलेक्शन नहीं होता है और एक यदि मान लो 60% वाला सिलेक्ट हो जाता है, तो आप 95 वाले से 60% वाला है वो ज़्यादा अच्छा है, या हम ये कहें कि उसमें ज़्यादा टैलेंट है या ज़्यादा होशियार है। ठीक है, तो इसलिए अब हम क्लासेस स्टार्ट करेंगे नीट और जेट की। तो आपके जितने भी जान पहचान वाले हैं उनको भी बता दें कि अब इस हमारे चैनल पर इनकी क्लासें नियमित रूप से लगेगी। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम सामान्य परिचय पढ़ेंगे। तो देखो इसमें मैंने पहले एक वीडियो मेरा डाला हुआ है, विज्ञान का सामान्य परिचय। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो देख लेना, मैं दोबारा नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, मेरा इस चैनल पे पहले एक वीडियो डाला हुआ है, विज्ञान का सामान्य परिचय, जिसमें विज्ञान होती क्या है, किस प्रकार से उसकी खोज हुई। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोगों को वीडियो देखना। उसके पश्चात आज भी हम कुछ सामान्य खोज और उससे आगे जो पहले वीडियो डाला है उससे आगे हम
पढ़ेंगे। और उस वीडियो का लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, तो आपको ज़्यादा वो ढूंढना नहीं पड़ेगा, उसको खोल के आप एक बार देख लें। ठीक है, अब देखो हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हम ये करते हैं कि जैसे आप लोगों को पता ही है विज्ञान क्या है या नहीं पता है, यदि आपको सामान्य परिचय, तो आप उस वीडियो में देख लेना। आज हम स्टार्ट करेंगे, क्या पढ़ेंगे? जीव विज्ञान, मतलब बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो देखो जीव विज्ञान आप लोग पढ़ रहे हो। इस ऑनलाइन क्लास में मैं खुद आप लोगों को 2 महीने से जीव विज्ञान की नियमित क्लासें दे रहा हूं, तो आपको थोड़ा बहुत तो जानकारी है कि जीव विज्ञान क्या है। दोबारा बता देता हूं कि पृथ्वी पर जितने भी सजीव पाए जाते हैं उनके बारे में, जितने भी जीव सजीव पाए जाते हैं, वनस्पतियां, उन सब के बारे में जिसके अंदर अध्ययन किया जाता है उसको हम क्या बोलते हैं? जीव विज्ञान। जीव विज्ञान की अनेक शाखाएं हैं, परंतु मुख्य रूप से कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं। जीव विज्ञान की मुख्य रूप से शाखाएं कितनी है? 2। कौन कौन सी है? एक तो है वनस्पति विज्ञान और दूसरी कौन सी है? जीव विज्ञान या प्राणी विज्ञान। वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। ठीक है, यह है जीव विज्ञान की 2 शाखाएं, बॉटनी और जूलॉजी। बायोलॉजी की 2 शाखाएं होती है मुख्य रूप से। कौन कौन सी होती है? बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, अब देखो हम अध्ययन करेंगे कि जीव विज्ञान का जनक, देखो ये मैंने पहले लिखा है कि आपको स्पष्ट दिख जाए इसमें। ठीक है, तो जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। ठीक है, अब देखो आप लोगों को करना क्या है कि आप लोग एक नोटबुक, एक अच्छी सी नोटबुक, क्योंकि जो आप लोगों को अभी बताया जा रहा है ये आपकी कंप्लीट लाइफ में काम आएगा। जैसे मैं मान लो कि अभी ये स्कूल वाली क्लासें डाल रहा था, तो इसमें कई लोगों के ये मैसेज आ रहे थे कि आप लोग कंपटीशन जैसे जेट वाली क्लासें डालो या नेट वाली डालो। कई ऐसे हैं जो जॉब कर रहे हैं, फिर भी मान लो कि वो क्लासों का लाभ उठा रहे हैं। इसलिए आप लोगों को जो भी ये बताया जाता है ये कंप्लीट आप नोट्स बना के लिखें। क्यों लिखें? क्योंकि ये केवल आपके 10वीं क्लास, 11वीं क्लास या 12वीं क्लास इतने ही काम नहीं आएगा, ये आपकी पूरी जिंदगी में ये हमेशा काम आएगा और इसमें कुछ चेंज नहीं होगा। जैसे कई बार हम ये देखते हैं कि 11वीं क्लास में सिलेबस चेंज हो गया, 12वीं क्लास में सिलेबस चेंज हो गया। ठीक है, लेकिन ये कभी चेंज नहीं होगा। जो खोज होगी वो खोज वही रहेगी, उसका जनक वही रहेगा। ठीक है, इसलिए ये आप नोट्स बना के अच्छी तरह से लिख लें। अब देखो हम स्टार्ट करते हैं कि जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। देखो हम अध्ययन कर रहे हैं जीव विज्ञान या बायोलॉजी। ठीक है, जीव विज्ञान या बायोलॉजी के बारे में। जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। याद रखना। आप देखो, अब देखो जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं कितनी है? 2 शाखाएं होती है। अभी मैंने बताया कौन कौन सी। एक तो होती है वनस्पति विज्ञान और एक कौन सी होती है? प्राणी विज्ञान। ठीक है, वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफेस्टस। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफेस्टस। ये नाम याद रखना अपने को। वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है? थियोफेस्टस। और प्राणी विज्ञान का जनक मैंने नहीं लिखा इसमें। क्यों नहीं लिखा है? क्योंकि प्राणी विज्ञान का जनक भी अरस्तु है। तो ये 3 क्वेश्चन दिमाग के अंदर रख लेना कि बायोलॉजी या जीव विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। इसकी 2 शाखाएं हैं प्रमुख, वनस्पति विज्ञान और प्राणी विज्ञान। तो वनस्पति विज्ञान का जनक कौन होगा? थियोफेस्टस। और प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। ठीक है, प्राणी विज्ञान का जनक कौन है? अरस्तु। आगे समझिए। अब देखो भारत की वनस्पति विज्ञान, मतलब जैसे मान लो कि एक भारत के अंदर वनस्पति विज्ञान चल रही है या भारत के अंदर वनस्पति विज्ञान की खोज हुई। ठीक है, दूसरा देश है उसके अंदर वनस्पति विज्ञान की खोज हुई, तो ये प्रश्न पूछा जाता है और सबसे अधिक ज्यादा इंपॉर्टेंट यही प्रश्न होते हैं। जैसे हम बोलते हैं ना कि कई बार प्रश्न है वो घुमा के पूछा जाता है, समझ में नहीं आया प्रश्न,
प्रश्न ये आ गया कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, और आप लिख के आ गए ये थियोफेस्टस, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा है कि वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, थियोफेस्टस है। तो ये गलती आप लोगों को बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। तो भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, विलियम रोक्सब्रेट, विलियम रोक्सब्रेट, ठीक है। भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, विलियम रोक्सब्रेट। उसके पश्चात कोशिका विज्ञान। देखो पहले कोशिका विज्ञान होता क्या है, परिभाषा, कोशिका विज्ञान किसे बोलते हैं। कोशिका विज्ञान, कोशिका विज्ञान किसे कहते हैं, विज्ञान की वह शाखा जिसमें कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका विज्ञान बोलते हैं, ठीक है। अब कोशिका विज्ञान है, उसके बारे में, कोशिका के बारे में भी हम अध्ययन करेंगे आगे। तो कोशिका विज्ञान परिभाषा हो गई कि विज्ञान की वह शाखा जिसमें किसका अध्ययन किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, रॉबर्ट हुक, और रॉबर्ट हुक ने ही कोशिका की खोज की थी, ठीक है। कोशिका की खोज भी किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने कब की थी, 1665 ईस्वी में। ये याद रखना है कि कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, रॉबर्ट हुक है। कोशिका की खोज किसने की, 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक ने की। अब देखो आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक, जैसे एक तो पहले कोशिका विज्ञान चल रही थी, ठीक है, जो पुरानी कोशिका विज्ञान थी उसका तो जनक रॉबर्ट हुक हो गया, ठीक है। परंतु आधुनिक कोशिका विज्ञान है, उसका जनक कौन है, तो सीपी स्वानसन। आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, सीपी स्वानसन। ये कौन है, आधुनिक कोशिका विज्ञान का जनक। उसी प्रकार भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, A.K. शर्मा, जो अभी मैंने जैसे ये बताया था कि भारतीय वनस्पति विज्ञान का जनक कौन है, उसी प्रकार भारतीय कोशिका विज्ञान का जनक कौन है, तो A.K. शर्मा। तो देखो इनको कंटेस्ट याद करना है अपने को दिमाग के अंदर, कंप्लीट जितने भी जनक है उनको रखना है। कोशिका के बारे में मैंने बता दिया कि किसे कहते हैं कोशिका, कोशिका किसको बोलते हैं कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका। जैसे हमारे शरीर का निर्माण होता है, ठीक है, तो वो किसके द्वारा होता है, कोशिका के द्वारा होता है। परिभाषा क्या होती है कोशिका की, कि सजीव की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। कोशिका का जनक हो गया और हुआ रॉबर्ट हुक। यहाँ पे हमने जनक पढ़ लिया, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने कब की, 1665 ईस्वी में। अब देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये माइक्रोग्राफिया, ये नाम आप लोग याद रखना, माइक्रोग्राफिया। क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि यदि आप मान लो कि ये एग्जाम दे रहे हो, नीट या जेट का एग्जाम दे रहे हो, तो आपको नॉर्मल प्रश्न नहीं पूछा जाता है, या इतना सरल प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कोशिका का जनक कौन है, कोशिका की खोज किसने की। ये तो केवल हम क्यों याद कर रहे हैं, क्योंकि हमें स्टार्ट से याद करना है, ठीक है। आगे का बहुत कुछ आता है और पहले का कुछ नहीं आ रहा है, तो उसका कुछ भी मतलब नहीं है, ठीक है। इसलिए ये हम पढ़ रहे हैं। परंतु इस प्रकार का इतना इजी प्रश्न नहीं पूछा जाता है कि कोशिका की जनक कौन है या कोशिका की खोज किसने की, ये नहीं पूछा जाएगा। माइक्रोग्राफिया सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न। जैसे प्रश्न ये बनता है कि कोशिका का अध्ययन किस पुस्तक के अंदर किया जाता है, ठीक है। कोशिका का अध्ययन कौन सी पुस्तक के अंदर किया जाता है, तो माइक्रोग्राफिया पुस्तक है, उसके अंदर क्या किया जाता है, कोशिका का अध्ययन किया जाता है। इसलिए ये नाम याद रखना, माइक्रोग्राफिया। ये क्या है, पुस्तक का नाम है। इस पुस्तक में किसका अध्ययन, किसके बारे में अध्ययन किया जाता है, कोशिका के बारे में अध्ययन किया जाता है। आगे देखो कोशिका सिद्धांत, ठीक है। कोशिका सिद्धांत होता क्या है, किसने दिया, ये बाद में देखेंगे हम। पहले कोशिका सिद्धांत होता क्या है, कि जैसे मान लो कि हमारे शरीर का निर्माण होता है, तो कैसे होता है कि एक युग्मक होता है, उसके पश्चात नर युग्मक होता है, मादा युग्मक होता है, दोनों आपस में मिलते हैं, युग्मनज का निर्माण होता है, भ्रूण का निर्माण होता है, शिशु बनता है, एक वयस्क पुरुष बन जाता है या महिला बन जाती है, ठीक है। उस प्रकार से संपूर्ण शरीर का निर्माण होता है, ठीक है। कहने का मतलब सजीव की संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई कोशिका होती है,
कोशिका सिद्धांत क्या है कि पूर्ववर्ती कोशिकाओं से नई कोशिकाओं का निर्माण होना क्या कहलाता है, कोशिका सिद्धांत कहलाता है। पूर्ववर्ती मतलब जैसे पहले की कोशिकाएं उसी से नई कोशिकाएं बनती है। मान लो कि ये कोई कोशिका है, इससे ये दो कोशिकाएं बन गई, इस दो से चार कोशिकाएं बन गई, तो ये सब कोशिकाएं किससे बन रही है, इस पहले वाली कोशिकाएं उसी से बन रही है। ठीक है, इसलिए हम ये कह सकते हैं कि कोशिका सिद्धांत होता क्या है कि पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है, ठीक है, पूर्ववर्ती कोशिकाएं होती है, उन्हीं से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है, या जो पुरानी कोशिकाएं होती है उसी से नई कोशिकाओं का निर्माण होता है। ठीक है, कोशिका सिद्धांत किसने दिया, दो वैज्ञानिक थे, कहां के थे, जर्मनी के। याद रखना, वैज्ञानिक कहां के थे, जर्मनी के। सीधा प्रश्न नहीं पूछा जाएगा कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया, ये नाम नहीं आएगा। कोशिका सिद्धांत जर्मन वैज्ञानिक, वनस्पति शास्त्र ऊपर वाला और नीचे वाला प्राणी शास्त्र। तो वनस्पति शास्त्र कौन था, स्लाइडेन ने 1838 ईस्वी में कोशिका सिद्धांत उसका प्रतिपादन किया। और जर्मन विज्ञान, जर्मनी के वैज्ञानिक या प्राणी शास्त्री श्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन दोनों के नाम याद रखने, और इसके साथ में ये भी याद रखना है कि जर्मन वैज्ञानिक प्राणी शास्त्र स्लाइडेन ने 1838 में, और जर्मन वैज्ञानिक वनस्पति शास्त्र स्लाइडेन ने 1838 में, और प्राणी शास्त्र श्वान ने 1839 में कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसके पश्चात आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, उसमें देखो तीन वैज्ञानिकों का योगदान रहा। तीनों के नाम याद रखने आपको, विचा, पुरकिंजे और नेगेली, नोट कर लेना। आधुनिक कोशिका सिद्धांत है, आधुनिक कोशिका सिद्धांत है वो किसने दिया, विचा, पुरकिंजे और नेगेली। अब देखो कोशिका का आकार, कोशिका के बारे में हम थोड़ा बहुत अध्ययन करते हैं। तो कोशिका का आकार कितना होता है, तो 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के मध्य। देखो ये इतना इधर वाला मैंने लिखा ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इधर वाला केवल बेसिक है, इसमें दो जैसे मैंने ये बताई, ठीक है, परंतु इधर वाला है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों है, क्योंकि देखो इसमें एक तो ये जो हर जगह काम आता है, ठीक है। तो कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के मध्य होता है। इनके मध्य कितना भी हो सकता है, कोई निश्चित नहीं है, अलग अलग कोशिकाओं का आकार अलग अलग ही होता है। ठीक है, तो प्रश्न ये बनता है कि कोशिका का आकार कितना होता है, तो 0.1, जैसे सीधा लिखा हुआ आएगा ऐसे 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन, ये इतना। एक ऑप्शन ये हो गया। उसके पश्चात दूसरा ऑप्शन जैसे मान लो 30 दे दे, 40 दे दे, तो इस प्रकार का प्रश्न बनता है। तो ये याद रखना आप लोगों को कि कोशिका का आकार कितना होता है, 0.1 माइक्रोन से 20 माइक्रोन के मध्य होता है। अब देखो कोशिका की मापन इकाइयां, मतलब इसका मापन कैसे किया जाता है। जैसे ये माइक्रोन हमने लिखा, तो ये क्या है, माइक्रोन एक कोशिका की मापन इकाई है। तो देखो ये 4 नाम याद रखना, एंगस्ट्रॉन, मिली माइक्रोन, माइक्रोन और नैनोमीटर, और इनके चिन्ह याद रखना मुख्य रूप से, क्योंकि ये नाम लिखा हुआ नहीं आएगा, केवल ये चिन्ह लिखे हुए आते हैं हर एग्जाम में। केवल इन चिन्ह है, इनका प्रयोग होता है, तो अपने को याद रखना है एंगस्ट्रॉन, मिली माइक्रोन, माइक्रोन और नैनोमीटर। ये सब क्या है, कोशिका की मापन इकाइयां हैं। अब देखो सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, सबसे छोटी, बड़ी, लंबी, छोटी, ये कोशिकाएं कौन कौन सी है। तो सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा लेडेलाई, माइकोप्लाज्मा लेडलेवाई सबसे छोटी कोशिका है। उसका आकार कितना है, 0.1, ये क्या है, माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन। ठीक है, सबसे छोटी कोशिका उसका आकार कितना है, 0.1 माइक्रोन से 0.3 माइक्रोन। सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है, शतुमुर्ग का अंडा है। कितनी बड़ी है ये, 165 mm नैनोमीटर।
ठीक है, 165 नैनोमीटर। तो ये mm है, जैसे इस प्रकार से उनका चिन्ह लिखा हुआ आएगा। उसके पश्चात सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका होती है, जिसकी लंबाई कितनी होती है, 3 फीट होती है। उसके पश्चात सबसे बड़ी पादप कोशिका, जैसे ये तंत्रिका कोशिका, ये क्या होगी, सबसे बड़ी है जंतु कोशिका हो गई, तंत्रिका कोशिका 3 फीट हो गई। उसके पश्चात सबसे बड़ी है वो पादप कोशिका कौन सी होती है, तो एसिटेबुलेसिया शैवाल होता है, शैवाल होता है, उसके अंदर सबसे बड़ी है वो पादप कोशिका पाई जाती है। ठीक है, तो आज का अपना जो टॉपिक था, आज का अपना टॉपिक यही था, जो बेसिक की जानकारी थी। आप लोग, मैंने पहले भी बताया है, दोबारा बता रहा हूं, जितने भी अपने साथीगण हैं जो अभी 11वीं क्लास या 12वीं क्लास में पढ़ रहे हैं, ठीक है, और उनका आगे का विचार है कि मेरे को जेट की तैयारी करनी है, ठीक है, या फिर नेट की तैयारी करनी है, तो आप लोग उनको ये बताएं कि हमारे इस चैनल पर इनकी क्लासें नियमित रूप से अभी चलेगी और आप खुद भी इनका लाभ उठाएं। वीडियो है उनको लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल है उसको सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।